हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। तो जो है हम बात कर रहे थे इस क्लास 10th जो हमारा चैप्टर 7 चल रहा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने एक क्वेश्चन पर हम जो थे इस पर हमने बात की थी कि हम इस पर आगे अगली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। वो क्या है? हमारा हार्मोन। क्या होते हैं हार्मोन? हार्मोन दरअसल ये हमारी शरीर में कई सारी ग्रंथियां होती हैं, विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिनसे ये क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। और इन विशेष प्रकार के अंगों से जो ये स्रावित होते हैं, इनका शरीर में कुछ विशेष कार्य होता है। इनकी परिभाषा अगर अपन लिखें तो क्या लिखेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के भाग या विशेष प्रकार की ग्रंथियों से स्रावित हो गए। कहाँ से? विशेष भाग या विशेष प्रकार की ग्रंथियों से स्रावित होकर रक्त में घुलकर शरीर की विशेष कार्यों हेतु कुछ विशेष कोशिकाओं के साथ ही क्या करते हैं? शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। कैसे हो जाएगी परिभाषा? फिर से अगर रिवाइज करें अपन तो ये विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो विशेष कोशिकाओं से स्रावित होकर रक्त में घुलकर और शरीर की विशेष कोशिकाओं द्वारा शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हार्मोन है ये विशेष प्रकार की ग्रंथियों से स्रावित होंगे। तो सबसे पहले बात की जा रही है काहे की दो प्रकार, एक होते हैं आपके पादप हार्मोन और दूसरे होते हैं जंतु हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन क्या होंगे? पादप हार्मोन वे होंगे, या पादप हार्मोन की परिभाषा क्या होगी? पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों के भागों से स्रावित होकर उनकी वृद्धि, विभेदन एवं विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय में सहायक होते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन में पहला क्या है आपका? जिबरेलिन। क्या करता है जिबरेलिन? जिबरेलिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है, ये क्या करता है? पौधों की वृद्धि एवं विभेदन में सहायक है। पौधों की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरी बात करें तो ये पौधों की पत्तियों को क्या करता है? चौड़ा करता है। ठीक है, पौधों की पत्तियों को क्या करता है? चौड़ा करता है। साथ साथ में इसको एक नाम से और जाना जाता है कि ये जो है आपका क्या है? वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है, और ये जो है मुख्य रूप से स्रावित कहाँ से होता है? पौधे के शीर्ष भाग से स्रावित होता है। पौधे में जो सबसे शीर्ष भाग पर जो कलिकाएं होती हैं वहां से क्या होता है? स्रावित होता है और विभिन्न कार्यों को जो है संचालित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जिबरेलिन। ठीक, फिर दूसरी बात की जाए तो दूसरा क्या होता है? ऑक्सिन। ये भी एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या करता है? सबसे पहले तो ये जो पौधों की वृद्धि में सहायक है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ये पौधे के विभेदन में सहायक है। विभेदन क्या होता है? मतलब जो हमारी पत्ती है तो एक पत्ती से दूसरी पत्ती का निर्माण, या जो तने से निकलने वाली पत्ती हैं उनकी कलिकाओं में क्या करता है? विकास का कार्य करता है। दूसरा जो है उनमें ये दीर्घीकरण का कार्य करेगा, मतलब उनको बढ़ाएगा कि किस प्रकार से जो है उनकी जो है साइज बढ़ रही है, किस प्रकार से उनका विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तीसरी बात ये है कि ये जो है
सुषुप्तावस्था की अवधि को क्या करता है, लंबा करता है। सुषुप्तावस्था की जो अवधि होती है उसको ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि मतलब किसी कारणवश क्या होता है कि जैसे हमने खेत में क्या किया, बीजों को बोया, अब वो बीजों का अंकुरण मान लो समय पर नहीं हो पाया, तो ये क्या कर देता है कि कुछ समय जो है उसको सुषुप्तावस्था की अवधि में ही रखेगा। सुषुप्तावस्था की अवधि मतलब उसके ना अंकुरण होने की अवधि, तो कुछ समय तक वो ना अंकुरित होने वाला बीज जो है वहीं रहेगा, है ना, हमारी मिट्टी के अंदर ही रहेगा। और जैसे ही मतलब अवधि उसकी जो है वृद्धि होने की क्रिया शुरू होगी, तो ये सुषुप्तावस्था की अवधि को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है वो क्या करता है, पौधे की जड़ों में भी क्या करता है, ये वृद्धि करता है। इसके स्रावित होने के कारण जो है पौधे की जो जड़ों की जो साइज है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये होता है अपना ऑक्सीजन। ठीक है, फटाक से नोट कर लें। इसके बाद हो जाएगा अपना साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन ये भी एक क्या है, पादप हार्मोन है, और जो है ये क्या करता है, मुख्य रूप से इसका कार्य भी क्या है, विभेदन करना। दूसरा आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि ये क्या करता है, कोशिका विभाजन एवं दीर्घीकरण का कार्य ये भी करता है। ये जो है आपका सुषुप्तावस्था की जो अवधि होती है उसको ये क्या कर देता है, उसमें ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा था, लंबी करता है, जबकि ये सुषुप्तावस्था की अवधि को खत्म करता है। ठीक है, और चौथे पॉइंट के रूप में अपन इसमें ये लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, ऊतकों में स्रावित होकर वृद्धि का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके साइटोकाइनिन। विभेदन करता है, विभाजन करता है, दीर्घीकरण करता है, सुषुप्तावस्था की अवधि को समाप्त करता है, और ऊतकों में स्रावित होकर ये वृद्धि का कार्य भी करता है। ठीक, और चौथा जो हार्मोन है वो हो जाएगा आपका एवेसिस अम्ल। अब ये कई पुस्तकों में आपको एवेसिस्क अम्ल भी मिलेगा, एवेसिसिस अम्ल भी मिलता है, और एबाइसिस अम्ल भी लिखा हुआ मिलता है ना। तो उसके आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। एवेसिस अम्ल, इसका कार्य क्या है, इसको पहली बात तो नाम दिया जाता है वृद्धि रोधक हार्मोन। जैसे हमारा जो जिबरेलिन था वो वृद्धि हार्मोन था, साइटोकाइनिन भी एक वृद्धि हार्मोन है, लेकिन ये क्या करता है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो वृद्धि पौधे की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। उसकी वृद्धि की अवधि मतलब उसकी वृद्धि होने में ये क्या है, एक रोड़ा है, एक प्रकार से ही उसकी वृद्धि को रोकता है, विरोध करता है। दूसरी बात क्या है, ये जो है ये पत्तियों के
रंध्रों को क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है बाष्पोत्सर्जन, तो ये जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब पौधे से बाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा जब ये अम्ल स्रावित होता है। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि ये सुसुप्तावस्था की जो अवधि है उसको क्या करता है, लंबा करता है या बढ़ाता है। सुसुप्तावस्था की अवधि को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, लंबा कर देगा। और चौथा जो पॉइंट अपन इसमें इसका कार्य लिख सकते हैं तो वो ये लिख सकते हैं कि ये पौधे की वृद्धि को जो है क्या कर देता है, क्षीण कर देता है, या इसकी जो है पत्ती को वृद्धि नहीं होने देता, जिसके कारण पौधे क्या हो जाते हैं, बौने ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एबेसिस अम्ल। नोट कर लें। वैसे तो आपकी पुस्तक में इन 4 अम्लों का ही या 4 हार्मोन का ही जिक्र होता है, लेकिन एक हार्मोन और आपको याद रखना है, वो क्या है आपका एथिलीन। इससे संबंधित एक ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण वो ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है, फलों को पकाने में जो है इसका उपयोग होता है। जो हमारे फल कच्चे रह जाते हैं या कच्चे ही होते हैं तो उनको अगर जल्दी पकाना है तो इस हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण फल जो है जल्दी से तीव्र गति से पकने लगते हैं। तो ये फलों को पकाने के लिए यूज होता है। और दूसरा ये क्या करता है, पत्ती या फलों के झड़ने की जो क्रिया उस पर ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, जिसके कारण जो है फल या पत्ती जो होती हैं वो आसानी से नहीं झड़ते, या उनकी झड़ने की जो क्रिया होती है वो रुक जाती है। कब, जब इसका छिड़काव कर दिया जाए। तीसरी बात, ये सुसुप्तावस्था की जो अवधि होती है उसको क्या कर देता है, कम करता है, जिसके कारण से जो अंकुरण की क्रिया है वो जल्दी से जल्दी हो सके। और चौथी बात इसमें अपन लिख सकते हैं कि ये जो है दीर्घीकरण का कार्य भी करता है और साथ साथ में अंकुरण में भी क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके एथिलीन के कार्य। तो अपन ने जो है यहाँ पर कितने हार्मोन पढ़ लिए, 5, जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबिसिस अम्ल और एथिलीन। इसमें से ऑब्जेक्ट क्या पूछे जाते हैं कि वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपका साइटोकाइनिन भी हो जाएगा और आपका जिबरेलिन भी हो जाएगा। वृद्धि विरोधक हार्मोन किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका एबिसिस अम्ल। और फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका एथिलीन। ठीक है, नोट करें।
इसके बाद जो है अपन आ जाएंगे कार पर, जंतु हार्मोन पर। क्या होते हैं जंतु हार्मोन? जंतुओं की विशेष प्रकार के अंग या विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होने वाले वे रसायन जो रक्त में घुलकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, उन्हें जंतु हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है हमारे शरीर की विशेष ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ऐसी कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो शरीर में उपस्थित होती हैं। जैसे शुरुआत करें, हमने एक मस्तिष्क में ग्रंथि पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो क्या होती है पीयूष ग्रंथि? एक जो है छोटी सी, जैसे कि एक गठरी टाइप की होती है, छोटी सी अपन गठरी बना लेते हैं, बस वैसे एक गठरी टाइप की ये जो ग्रंथि होती है जो हमारे कहाँ उपस्थित होती है? अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में उपस्थित होती है। अपन ने मस्तिष्क के चित्र में ये पढ़ा हुआ था, है ना। तो हाइपोथैलेमस में ये उपस्थित होती है, जो एक प्रकार से लटकी हुई होती है, और इसको जो है क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, अब पीयूष ग्रंथि का चूंकि हम ये एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, परिचय देख रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि करती क्या क्या है, तो ये सभी अंगों और सभी ग्रंथियों पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। ठीक, सभी अंगों पर और सभी शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं लगभग सभी पर ये क्या करती है? कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, और उनको सही तरीके से संचालित होने में सहायक होती है। साथ साथ में अपन इस पे ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है आपके स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी क्या करती है? नियंत्रण करती है, कि हमारा जो है स्वभाव कैसा है, या फिर किस चीज को देखकर किस प्रकार से रिएक्ट करना है ना। ये सभी चीजें कौन करती है? हमारी पीयूष ग्रंथि जो है करती है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें काफी हैं। फिर अगर आप लिखना चाहें तो ये जरूर लिख सकते हैं कि इससे जो है एक सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन वृद्धि हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है, जो शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। तो उस हार्मोन को अपन यहाँ पर डिटेल से देख लें। ठीक है, तो इससे स्रावित होने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले होता है आपका पहला जो हार्मोन है वो क्या होता है? वृद्धि हार्मोन, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है ये ग्रोथ हार्मोन? नाम से स्पष्ट है कि ये हमारे शरीर में स्रावित होता है और ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करता है। मतलब जैसे कि शरीर में हमारी वृद्धि, कोशिकाओं की वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि, है ना, शरीर का जो ढांचा है उसको कैसे कंट्रोल करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में अगर इसकी सही मात्रा स्रावित हो रही है तो वृद्धि शरीर की सही तरीके से कंट्रोल होगी। लेकिन अगर मान लो इसकी मात्रा कम हो गई तो इसकी कमी के कारण जो है क्या हो जाता है? इसकी कमी के कारण जो है शरीर बौना रह जाता है, मतलब उसकी वृद्धि जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। वृद्धि हार्मोन जो है शरीर की मुख्य रूप से वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से हाइट जो होती है वो कम रह जाती है, अंगों का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए, देखो निश्चित मात्रा सही है, अधिक मात्रा होना भी
बुरी बात है और कम होना भी बुरी बात है। कम होने पर तो देखा अपन ने कि बौना रह जाएगा शरीर, लेकिन अगर मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो इसके कारण भी जो है क्या होता है, भीम कायता बढ़ जाती है। मतलब जो शरीर होता है वो मतलब एक निश्चित मात्रा से भी ज़्यादा हड्डियां बढ़ जाएंगी, शरीर जो है बहुत ज़्यादा विकास कर लेगा, बहुत ज़्यादा जो है हाइट बढ़ जाएगी, जो शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका वृद्धि हार्मोन। दूसरा स्रावित होता है एस टी एच, या इसी को बोलते हैं टी एस एच। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन। मतलब ये जो हमारी गले में थायराइड ग्रंथि होती है, ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको उत्प्रेरित करता है और शरीर सही तरीके से कार्य करने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। ठीक, और होता है ACTH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एडिनोकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, हमारी जो एडिनल ग्लैंड होती है उसको ये कंट्रोल करता है, एडिनोकोट्रोपिक हार्मोन। और चौथा जो हमारा हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, वेसोप्रेसन। वेसोप्रेसन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, जो है इसको एक अच्छे नाम से, एक क्वेश्चन के नाम से जरूर याद रखें, इसको जो है बोला जाता है प्रतिमूत्रक हार्मोन। अब ये प्रतिमूत्रक हार्मोन क्या होता है और ये करता क्या है, इसका जो मुख्य कार्य है वो दरअसल वास्तव में हमारे शरीर में, चूंकि हम जानते हैं कि जो मूत्र है उसका जो निर्माण है वो तो यकृत में होता है, लेकिन ये छन्ने के लिए कहाँ जाता है, वृक्क या किडनी में। तो वृक्क या किडनी में भी हमने पढ़ा था कि अगर 70 mmHg जो है क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है तो ठीक है, लेकिन रक्त दाब अगर क्या हो जाए 50 mmHg से अधिक, मतलब 70 mmHg का 50 mmHg से क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो दाब होता है वो सिर्फ कितना बचता है, 20 mmHg। तो जो दाब होता है, रक्त दाब, वो महत्वपूर्ण वेसोप्रेसन के कारण ही कंट्रोल होता है, जिसके कारण से जो हमारे शरीर में मूत्र की मात्रा है उसको अधिक नहीं होने देता, अर्थात जो उत्सर्जन की क्रिया है उस पर नियंत्रित कौन करेगा, वेसोप्रेसन करेगा। ठीक है, क्लियर। और अवशोषण को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, कि हमारे शरीर में जो मूत्र के अवशोषण की क्रिया है या पुनः अवशोषण की क्रिया है तो उसको कंट्रोल करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा और भी हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे एक हार्मोन और होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन शरीर से जो टॉक्सिक वगैरह होते हैं शरीर में, विषैले पदार्थ, उनको ये क्या करने के लिए क्या करता है, शरीर से बाहर भेजने हेतु महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ये हो गया आपका पीयूष ग्रंथि, है ना, मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। सभी अंगों और ग्रंथियों पर ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी नियंत्रण करता है। इसको वृद्धि जो है हार्मोन इससे स्रावित होता है। फिर हमने देखा कि वृद्धि हार्मोन क्या है, ये शरीर की वृद्धि में सहायक है। STH या TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन को स्रावित करता है। ACTH ये भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, और वेसोप्रेसन जो प्रतिमूत्रक हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन, ये सभी हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ठीक है, नोट करें।
इसके बाद जो अगला हार्मोन है वो है आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो क्या करता है, मुख्य रूप से जो हमारी श्वसन की गति है उसको क्या करता है, तीव्र करता है ना। जो हमारी जो हमारी सांस लेने की निश्वसन और निश्वसन की गति है, मतलब सांस लेना और सांस को छोड़ना, इन दोनों गतियों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। साथ साथ में हड्डियों के विकास में भी महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा जो है यह जो है क्रोध पर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो एक दो बातें इसमें ध्यान रखें कि ये क्या करता है। एक तो श्वसन की जो क्या होती है, श्वसन या कोशिकीय गति है उसको क्या करेगा, तीव्र करेगा। ठीक है, हड्डी या हड्डियों के विकास में सहायक होता है। फिर आप लिख सकते हो कि क्रोध की अवस्था जो है इसी के कारण निर्मित होती है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन से। अब इसमें दो महत्वपूर्ण बातें ये याद रखें कि अगर क्या हो जाए, थायराइड हार्मोन की मात्रा ठीक हो तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी मात्रा में क्या हो जाए, वृद्धि, अगर इसकी जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाए और अगर इसकी मात्रा में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण वृद्धि अगर हो जाती है तो वृद्धि के कारण जो है एक बीमारी हो जाती है जिसे बोला जाता है हाइपर थायरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म, और एक होती है हाइपोथायरोडिज्म। हाइपर जब क्या हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, और कमी से क्या हो जाता है, हाइपोथायरोडिज्म। तो हाइपरथायरोडिज्म की मात्रा मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक होने से भी शरीर में कई सारी कॉम्प्लेक्सेस उत्पन्न होते हैं, और इसकी मात्रा में अगर कमी आ जाए तो इसके कारण भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि मानसिक तनाव, है ना, आँखों से जो देखने की क्षमता है उसमें कमी, कुछ हद तक कह सकते हो कि शरीर में जो मोटापे या जो वसा है उसका संचय अधिक होने लगता है, जिसके कारण शरीर में कमजोरी की जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये होता है आपका थायराइड ग्रंथि। नोट करें। इसके साथ एक जो है ग्लैंड और होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है मतलब इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, क्या होता है, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है, अगर इसके जो है इसका स्राव जो है शरीर में होता है तो ये कौन कौन से कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसको एक नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, इमरजेंसी
हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, या फिर इसको क्या कहें, इसको कहें आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन क्या होता है कि शरीर में ये जो है विशेष प्रकार की परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। वो विशेष प्रकार की परिस्थितियां क्या होती हैं, वो विशेष प्रकार की परिस्थितियां होती हैं मानसिक तनाव। मानसिक तनाव में क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो किसी न किसी कारणवश हमारे जो है मानसिक तनाव से जूझ रहा होता है, और उस समय जो है किसी विशेष प्रकार की जो है कंट्रोल की आवश्यकता होती है। तो उस समय ये क्या करता है, उस समय जब ये स्रावित होता है तो ये हमारी जो हृदय की गति है उसको क्या कर देता है, तीव्र कर देता है, जिसके कारण से जो है हार्ट बीट कम नहीं होनी चाहिए, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करने लगता है, सांस लेने लगता है। आपातकालीन हार्मोन इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके कारण जो है हम ये भी कह सकते हैं कि ये शरीर में जब स्रावित होता है तो इसके कारण कई प्रकार की कंडीशन जो है वो भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि शरीर में आवश्यकता जब पड़ती है तो उसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना अधिवृक्क या एड्रेनालिन हार्मोन। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, और ये मानसिक तनाव या हृदय की गति को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है, ठीक है। नोट करें। रोंगटे खड़े करने वाला हार्मोन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसके कारण हम किसी चीज़ को देखकर अलग प्रकार का रिएक्शन होता है हमारे शरीर का, जिससे शरीर में जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, मतलब वहाँ पर इमरजेंसी हार्मोन के स्रावण के कारण ये कंडीशन बनती है, ठीक है। चलिए अगला जो हार्मोन है वो स्रावित होता है कहाँ से, अग्नाशय ग्रंथि से। अब अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि का एक भाग होता है, यहाँ एक प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें नाम दिया गया है लैंगरहैंस के द्वीप समूह। ध्यान रखना इसका नाम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि या लैंगरहैंस के द्वीप समूह से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इस विशेष हार्मोन का नाम क्या है, इस विशेष हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये बड़ा महत्वपूर्ण हार्मोन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पर बन जाते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन सबसे पहले तो स्रावित होता है लैंगरहैंस के द्वीप समूह में भी एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें बोला जाता है अल्फा सेल्स, ठीक है। अल्फा कोशिकाएं होती हैं, वहां से ये स्रावित होता है और शरीर में विभिन्न क्रियाओं को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये क्या करता है, रुधिर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करता है, बदलता है। रुधिर में जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज या जो हमारी शर्करा की मात्रा है उसको क्या कर रहा है, ये
कंट्रोल कर रहा है, ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज को क्या बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, अगर इसकी हो जाए क्या, कमी, तो इसकी कमी से जो है वो क्या हो जाती है, डायबिटीज। डायबिटीज आप सब जानते हैं, है ना, शुगर। ठीक, डायबिटीज या फिर इसको नाम से जाना जाता है मधुमेह। मधुमेह या डायबिटीज की जो है समस्या होती है, वह क्या होती है, इसकी कमी के कारण। तो इसकी कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो है क्या होता है, इसका स्रावन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें, अगर इसका स्रावन हो रहा है मतलब अगर इसकी कमी हो जा रही है तो क्या किया जाता है, इंसुलिन की पूर्ति हेतु क्या किए जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह आते हैं अलग अलग प्रकार के, जो इंसुलिन की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, या फिर टैबलेट्स वगैरह आती हैं, क्योंकि इसकी कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो समस्या ये बनेगी कि ये अगर मान लो इसकी कमी हो गई तो पहली बात तो डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, और शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ये ग्लूकोज की मात्रा अगर कंट्रोल नहीं हो पाई तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने के कारण मूत्र के साथ जो है ग्लूकोज क्या होने लगता है, स्रावित या उत्सर्जित होने लगता है, जिसके कारण अब वो शुगर की या वो ग्लूकोज की मात्रा हमें क्या चाहिए थी, हमारे शरीर को आवश्यकता थी, उसका अवशोषण हमारे शरीर में होना चाहिए था, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती, लेकिन वो शरीर में स्टोर्ड ना होके शरीर से क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, मतलब शरीर से उत्सर्जित हो जाती है, जो कि शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इस प्रकार की कंडीशन जब बनती है तो उसके लिए जो है इंसुलिन की पूर्ति हेतु या तो इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत खराब होने लगे तब इंसुलिन की इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, नहीं तो शुगर या डायबिटीज़ के टैबलेट्स भी आती हैं। ठीक है, तो इंसुलिन के बारे में इतनी बात याद रखना, नोट कर लें। फिर क्वेश्चन आता है आपका, जनन हार्मोन क्या है, ये कहाँ से स्रावित होते हैं, नर एवं मादा हार्मोन को समझाइए। ठीक है, या टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो पहली बात है वो मतलब हेडिंग के रूप में क्या ध्यान रखना कि ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, जनन ग्रंथि से स्रावित क्या होते हैं, जनन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं आपके दो प्रकार के। पहला मादा हार्मोन, दूसरे क्या होते हैं, नर हार्मोन। ठीक, मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, मादा हार्मोन जो है मुख्य रूप से कहाँ से स्रावित होते हैं, अंडाशय से, और जो नर हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होते हैं, वृषण से। ठीक है, इसको टेस्टिस बोलते हैं, इसको ओवरी बोला जाता है। तो इन जो है भागों से नर हार्मोन एवं मादा हार्मोन स्रावित होते हैं। अब इसमें भी पहला जो हार्मोन है पहला हार्मोन है आपका कौन सा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन, पहली बात तो ये कहाँ से स्रावित हो गया, आपके अंडाशय से। ठीक है, दूसरी बात ये करता क्या है,
लैंगिक क्षमता में वृद्धि करता है। लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जो मासिक चक्र या ऋतुस्राव होता है उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। साथ साथ में जनन अंगों का विकास भी करता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो होता है, दूसरा क्या है आपका, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, या सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये भी लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो स्तन ग्रंथि होती हैं या फिर दुग्ध ग्रंथि होती हैं, उनका क्या करेगा, ये विकास करेगा। ठीक, और गर्भावस्था के समय भी ये महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। तीसरा हार्मोन एक और होता है इसमें, जिसे क्या बोला जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, इसका मुख्य संपर्क होता है गर्भावस्था के समय जो प्लेसेंटा होता है, जिसे अपरा बोला जाता है, तो प्लेसेंटा के जो से ये क्या होता है, उपस्थित होता है वहाँ पर ये हार्मोन, वहाँ पर स्रावन होकर ये रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स होने की कंडीशन को उत्पन्न करता है, जिसके कारण से जो है शिशु के जन्म की प्रक्रिया आसानी से हो सके। अर्थात ये जो है, ये गर्भावस्था की जो साइज होती है ना, गर्भ की जो साइज होती है, वहाँ पर ये क्या करता है, उत्पन्न होकर आसानी से शिशु के जन्म में सहायता करता है। तो ये लिख सकते हो कि गर्भावस्था के समय प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, गर्भ से जुड़ा होता है, जिसके कारण जो है शिशु के जन्म में क्या करता है, सहायता करता है। अर्थात जो है ये प्रेशर रिलीज करता है, जिसके कारण आसानी से क्या हो, शिशु का जन्म हो सके। और साथ साथ में गर्भ की जो साइज होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है, मतलब जिससे आसानी से जो है शिशु का क्या हो सके, जन्म हो सके। ठीक है, तो ये हो गए आपके मादा हार्मोन। फिर बात करें नर हार्मोन की, तो नर हार्मोन में पहला क्या होता है, वहां क्या था, एस्ट्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड्रोजन। ठीक, एंड्रोजन का मुख्य कार्य क्या है, कुछ मिलते जुलते इसी के जैसे इसके कार्य हैं। जैसे सबसे पहले जो है लैंगिक क्षमता का क्या करता है, ये विकास करता है। दूसरी बात जो है, ये द्वितीयक लक्षणों को उत्पन्न करता है, लेकिन वो अपन टेस्टोस्टेरोन में लिखेंगे। दूसरी बात आप ये लिख सकती हो कि ये किशोरावस्था की अवधि को नियंत्रित करता है, और इसी के कारण जो है क्या होती है, उत्तेजना क्या कहलाती है, विपरीत लिंग के प्रति जो है उत्तेजना मतलब आकर्षण का भाव।
ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। या चौथा भी इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, जनन अंगों का विकास करता है। ठीक, ये हो गया आपका एस्ट्रोजन। तो दूसरा क्या होता है, यहाँ क्या था, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, टेस्टेस्टेरॉन। टेस्टेस्टेरॉन, टेस्टेस्टेरॉन क्या करता है, टेस्टेस्टेरॉन का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि नर जनन तंत्र को ये क्या करता है, विकसित करता है। और दूसरी बात, ये स्रावित कहाँ से होता है, वृषण से स्रावित होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, संभोग की इच्छा का विकास। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका टेस्टोस्टेरोन। और फिर ये भी लिख सकते हैं कि जो है नर जनन तंत्र में या नर जनन अंगों का विकास करना भी इसका कार्य है। तो ये मादा हार्मोन हो गए जिसमें हमने एस्ट्रोजन पढ़ा, प्रोजेस्टेरोन पढ़ा और रिलैक्सन हार्मोन पढ़ा। ठीक है, ये सारे के सारे अंडाशय से स्रावित होते हैं, सारे के सारे मादा हार्मोन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन ही आता है एक नाम से कि मादा हार्मोन क्या है, किन्हीं दो हार्मोनों के कार्य लिखिए, दो दो कार्य लिखिए। ठीक है, इसलिए अपन ने 3 3 4 4 2 2 3 3 लगभग सब में लिख लिए हैं। फिर क्वेश्चन आता है नर हार्मोन क्या है, ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये वृषण से स्रावित होता है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोनों के नाम, तो एक हो गया एंड्रोजन और एक हो गया टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं, तो अपन ने देख लिया कि लैंगिक क्षमता का विकास करेंगे, किशोरावस्था की अवधि को नियंत्रित करेंगे, उत्तेजना जो है या फिर अपोजिट जो लिंग होता है उसके प्रति क्या करते हैं, ये आकर्षण का भाव दर्शाते हैं, साथ साथ में जनन अंगों का क्या करते हैं, ये विकास करते हैं। इसी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन जो है नर जनन तंत्र को विकसित करता है। ठीक है, और जो है वृषण से स्रावित होता है और ये विभिन्न प्रकार की क्रियाओं हेतु इच्छा का विकास भी करता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे हमारे जनन हार्मोन, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें। यहाँ पर एक पॉइंट और जरूर लिख लें, शुक्राणु जनन की क्रिया को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि शुक्राणु जनन जो है, शुक्र जो है वो कहाँ निर्मित होते हैं, वृषण में निर्मित होते हैं। तो ये शुक्राणु जनन की क्रिया को भी नियंत्रित या कंट्रोल करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, चुनमुई के पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि पौधों में जो है तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता,
तो तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता मतलब इसमें तंत्रिका कोशिकाएं भी नहीं होंगी। तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होंगी तो जो न्यूरॉन्स होते थे जंतुओं में, वो सारी क्रियाएं जो न्यूरॉन करता था वो इसमें नहीं होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं है तो समन्वय कैसे होगा, ये क्वेश्चन है कि समन्वय कैसे होगा अगर तंत्रिका तंत्र उपस्थित है ही नहीं। लेकिन वास्तव में इनमें क्या होता है, इस एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, विद्युत रसायन होते हैं। ये जो विद्युत रसायन होते हैं इनमें पौधों में, तो ये क्या करते हैं, चलो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है छुई मुई के पौधे में नियंत्रण। आप जानते हो एक प्रयोग द्वारा ये कह रहे हैं कि सिद्ध करके बताओ कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो बाकी सभी पौधों की तो एक अलग बात है, लेकिन छुई मुई के पौधे को आप जानते हैं कि जैसे ही आप उसके पास स्पर्श करने के लिए जाओगे तो पौधे की पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही दूर जाओगे तो फिर वापस वो शिथिल हो जाएंगी, फिर पास जाने पर फिर सिकुड़ जाएंगी। मतलब स्पर्श जैसे करने जाओगे वो जो है क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो क्रिया हो रही है ये किसके कारण हो रही है, ये जो क्रिया है ये विद्युत रसायन के कारण होती है। चलिए अब अपन इसका आंसर अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। चूंकि हम जानते हैं कि छुई मुई के, चूंकि हम जानते हैं कि पौधों में तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता, जिसके कारण तंत्रिका कोशिकाएं भी नहीं होती, लेकिन इनमें भी नियंत्रण एवं समन्वय की क्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में यदि हम किसी छुई मुई के पौधे की पत्ती के पास स्पर्श करने के लिए जो है हाथ बढ़ाएंगे, मतलब जैसे ही हम स्पर्श करने के लिए जाएंगे तो स्पर्श करने के जाने के समय ही उसमें एक प्रकार की क्या होती है, अनुक्रिया होती है। क्या होती है, अनुक्रिया। और ये अनुक्रिया क्या करती है, एक प्रकार के विद्युत रसायन क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो इन विद्युत रसायन या इन विद्युत रसायन साधन का उपयोग करके ये क्या करती हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करती हैं, विद्युत रसायनों को भेजती हैं, जिसके कारण इनमें क्या होने लगती है, गति होने लगती है। और इसी गति के स्वरूप जो होता है पौधी क्या हो जाती है, पत्ती जो होती है वो सिकुड़ जाती है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि छुई मुई के पौधे भी में भी नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो क्या लिखा अपन ने इसमें, अपन ने इसमें लिखा कि जैसे ही चूंकि हम जानते हैं कि छुई मुई, चूंकि हम जानते हैं कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया होती है, लेकिन जो है इनमें तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती। जैसे ही छुई मुई के पौधे के पास स्पर्श करने के लिए जाते हैं तो पौधे में एक प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न होती है जो विशेष प्रकार के विद्युत रसायनों को उत्पन्न करती है। ये विद्युत रसायन एक प्रकार के साधन का कार्य करते हैं पौधों में, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं, और यह एक प्रकार से गति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से पत्ती सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपके छुई मुई के पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। तो पहली बात तो इसमें इतना बस ध्यान रख लें कि प्रकाश की दिशा में गति होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश की दिशा में गति मतलब प्रकाश की दिशा में वृद्धि, मतलब जो पौधा होगा जिस ओर से प्रकाश आ रहा होगा उस ओर उसके वृद्धि की जो दर होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो किस ओर होगी, प्रकाश की ओर होगी, जिस ओर से सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा। ये आपकी पुस्तक में क्रियाकलाप दिया हुआ है,
जिसमें एक क्या बना दिया गया है, कांच का बॉक्स बना दिया गया है। यहाँ से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और इस सूर्य के प्रकाश से, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ अंदर प्रवेश करता है किरणों के रूप में। यहाँ पर क्या रख दिया है इन्होंने, एक गमला रख दिया है, और इस गमले में क्या कर दिया इन्होंने, एक पौधे को रोप दिया गया है। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक प्रकार का पौधा है। तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, कि इसमें जो पौधे की गति है वो किस ओर हो रही है, प्रकाश की, और इसकी वृद्धि हो रही है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखना, कि जिस ओर ये प्रकाश की गति पौधा कर रहा है ऊपर की ओर, वैसे ही इसकी जड़ें क्या करती हैं, विपरीत दिशा में गति करती हैं। मतलब जिस ओर प्रकाश होगा उसकी अपोजिट दिशा में, अगर इस ओर प्रकाश है तो ये विपरीत दिशा में गति करती हैं। अगर मान लो, ये बात ध्यान रखें, ये किस ओर है, प्रकाश की दिशा की ओर, और ये कहाँ है, जड़ें कहाँ गति करती हैं, प्रकाश की विपरीत दिशा की ओर। तो ये जो आपका क्रियाकलाप है, इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया वह क्रिया है जिसमें कोई भी पौधा या कोई भी पेड़ जो है वो क्या करता है, प्रकाश की दिशा में गति करता है। अर्थात जिस ओर से प्रकाश की जो है मात्रा आती है, उसी ओर प्रकाश की गति भी होती है। लेकिन इसके विपरीत, प्रकाश के विपरीत दिशा में जड़ों की वृद्धि भी होती है। अर्थात जिस ओर पौधा प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया करता है, उसके विपरीत जड़ों की वृद्धि होती है। ठीक, ये क्या हो गया आपका प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, दूसरा होता है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या होता है, जैसे प्रकाश की दिशा में गति होगी, वैसे ही यहाँ क्या होगी, जल की दिशा में गति। जल की दिशा में गति का क्या मतलब है, कि अब यहाँ से प्रकाश आना एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे जल की बात हो रही है। जलें कौन अवशोषित करती, जड़ें। तो यहाँ पर भी एक क्रियाकलाप के थ्रू जो है अपन क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। मान लो हमने क्या किया, एक बड़ा सा कांच का बॉक्स लिया, जिसमें हमने क्या कर दिया, मिट्टी को भर दिया पूरे में। मान लो यहाँ पूरे भाग में क्या है, मिट्टी है। ठीक है, अब इस पूरे भाग में जो मिट्टी है आपकी यहाँ पर, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्या लगा दिया, पौधा। यहाँ पर हमने एक पौधे को रोप दिया। अब ये जो पौधा होगा, इसकी क्या होंगी, ये जड़ें, इस प्रकार से होंगी जड़ें। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस प्रयोग को करके देखना है, कि ये आप घर पर भी कर सकते हैं, कि हम क्या करें, जलानुवर्तन की क्रिया के लिए एक मिट्टी में एक पौधे को रोप दें, और सामने वाली जगह से यहाँ से क्या कर दें, यहाँ जो है हम एक क्या लगा दें, कीप। और ये कीप क्या करेगी,
ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, जल। ठीक, अब होगा क्या, होगा ये जो पौधा होगा इसको काय की जरूरत थी, पानी की। हमने पानी इसको यहाँ से ना देकर क्या किया, एक जमीन में छोटा सा गड्ढा किया। ठीक है, यहाँ मान लो आप क्या कर देना, एक छोटी सी कोई भी लकड़ी की या छोटी सी सुरंग टाइप की बना देना, और वहां से क्या देना, इसको यहाँ पे कीप लगा देना, एक प्रकार की चुंगी होती है जो अपनी, ठीक है, मिट्टी के तेल को नापने वाली या डालने वाली, तो उसी टाइप से कीप यहाँ पर रख दी, और इसमें से क्या डालेंगे, हम पानी डालेंगे। अब जैसे इसमें से ये पानी आएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। अब ध्यान रहे ये क्या करेगा, यहाँ की मिट्टी को गीला करेगा। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जिस दिशा में जल है, यहाँ पर क्या है आपका जल, उसी दिशा में ये जड़ें क्या करने लगती हैं, वृद्धि करने लगती हैं। इससे क्या प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि पौधा जो है वो जल की दिशा में गति करता है, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, जलानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो है आपका गुरुत्वानुवर्तन। इसमें अलग से कोई बात याद रखने की जरूरत है ही नहीं, इससे आसान कुछ है ही नहीं। ये अपन जानते हैं कि पौधा क्या करता है, क्या करता है भाई, पौधा जो है पृथ्वी की सतह की ओर क्या करता है, गति करता है। मतलब कौन सी गति, गुरुत्वीय गति, जिसके कारण पौधा कहाँ की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर वृद्धि करता है। कोई भी पौधा होता है तो ये जो पौधा होगा इसकी ये क्या है, जड़ें हैं जो कहाँ हैं, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर है, मतलब ये जो पेन गिराया जा रहा है ये क्या है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के समान। ठीक है, ऊपर कोई चीज भेजी जाए तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, लेकिन कोई चीज अगर ऊपर से नीचे गिराई जाए तो वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के समान है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण का पालन करता है। तो इसमें कौन सी क्रिया हुई, गुरुत्वीय गति हुई। इस कारण से ये जो गुरुत्वानुवर्तन की क्रिया है उसके कारण पौधा जो है पृथ्वी की सतह की ओर क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो गुरुत्वानुवर्तन वह गति है जो पृथ्वी की सतह की ओर हो, अर्थात गुरुत्वीय गति को जो है गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, जिसमें पौधे की जो जड़ें होती हैं वो नीचे की ओर गति करती हैं। नॉर्मल यही होता है। ठीक है, ऊपर कौन सी जड़ें गति करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर खत्म होता है, जिसमें नियंत्रण एवं समन्वय की जो अपनी क्लास है ये फिनिश होती है। ठीक है, तो सारी उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में ना आए या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हेमंत साहू स्टडी सर्कल। ठीक है, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें, दूसरों तक भी इनको भेजें जिनको आवश्यकता हो, जो कक्षा 10वीं में हों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, बने रहने के लिए धन्यवाद।